हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट स्टार पॉइंट। आज हम बायोलॉजी के यूनिट 5 ह्यूमन फिजियोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन को डिस्कस करेंगे। यूनिट 5 का नीट के एग्ज़ाम में वेटेज 8 to 14 क्वेश्चन का रहा है। यूनिट 5 में टोटल 7 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, सेकेंड चैप्टर है ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, थर्ड चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, फोर्थ चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, फिफ्थ चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट, सिक्स चैप्टर है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड लास्ट चैप्टर है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर, जो कि है चैप्टर नंबर 16 डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन पर। एक लिविंग बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन चलती हैं उन रिएक्शन को मेटाबॉलिक रिएक्शन कहा जाता है। सो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन भी लिविंग बॉडी के अंदर ही होती हैं। इट मीन्स ये भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस ही हैं। अब इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक पढ़ने हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक तो हमें ये पढ़ना है कि डाइजेशन का जो प्रोसेस होता है वो होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में। सो पहले टॉपिक में हमें डाइजेस्टिव सिस्टम का डिटेल पढ़ना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट टॉपिक में फूड का डाइजेशन कैसे होता है वो पढ़ना है, मीन्स डाइजेशन ऑफ फूड पढ़ना है। थर्ड टॉपिक क्या है इसका, जब फूड डाइजेस्टेड हो जाएगा तो उस फूड प्रोडक्ट का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, इट मीन्स एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड प्रोडक्ट पढ़ना है। एंड लास्ट टॉपिक क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारी डिसऑर्डर होती हैं, तो उन डिसऑर्डर का भी डिटेल पढ़ना है। इट मीन्स डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ना है। क्लियर है? तो इस चैप्टर में टोटल 4 टॉपिक पढ़ने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। फूड इज़ वन ऑफ द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड जो है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक रिक्वायरमेंट है। फूड क्या है? फूड सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बेसिक नीड है, आधारभूत ज़रूरत है। अब इस फूड में 2 तरह के बायोमोलिक्यूल्स या आप कह सकते हो 2 तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। पहले जो मॉलिक्यूल होते हैं वो होते हैं बायो मैक्रो मॉलिक्यूल। ये ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जिनकी रिक्वायरमेंट बॉडी में हाई अमाउंट में होती है। और बायो मैक्रो मॉलिक्यूल के आपके एग्जाम्पल हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स। ये फूड में ज़्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं, मीन्स ये बायो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं। दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स फूड में प्रेजेंट होते हैं वो है बायो माइक्रो मॉलिक्यूल। ये ऐसे मॉलिक्यूल हैं, ये ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो बॉडी में स्मॉल क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होते हैं, लाइक विटामिन एंड मिनरल्स। सो एनसीईआरटी की लाइन को रीड कर लेते हैं। द मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट। हमारे फूड में जो मेजर कंपोनेंट जो हाई अमाउंट में मिलते हैं मेनली वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट हैं, प्रोटीन्स हैं एंड फैट्स हैं। विटामिन एंड मिनरल्स आर आल्सो रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज़। हमारी बॉडी में विटामिन एंड मिनरल्स की भी रिक्वायरमेंट होती हैं, लेकिन ये फूड में स्मॉल क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होते हैं और इनकी बॉडी में रिक्वायरमेंट भी स्मॉल क्वांटिटी में ही होती है। अब जो फूड हम इंटेक करते हैं वो हमारी बॉडी को 2 चीज़ें प्रोवाइड करती है। पहली चीज़ तो वो बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करती है एंड सेकेंड चीज़ वो बॉडी को ऑर्गेनिक मटेरियल प्रोवाइड करती है। और ये जो एनर्जी एंड ऑर्गेनिक मटेरियल हमें फूड से मिलता है वो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है एंड बॉडी में जो टिश्यू डैमेज हो जाते हैं उनकी रिपेयरिंग के काम करने में ये यूज होते हैं। क्लियर है?
हम डेली वाटर भी इंटेक करते हैं, और ये जो वाटर होता है ये हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शन चलती हैं, जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं, लाइक एक्सक्रीशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, इन सभी प्रोसेस में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके अलावा वाटर जो होता है वो बॉडी को डिहाइड्रेशन से भी प्रिवेंट करता है। सो नेक्स्ट लाइन क्या है? द वाटर वी टेक इन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल in metabolic process and also prevents dehydration of the body। क्लियर है? हमारे फूड में जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, मीन्स ऐसे मिनरल्स, ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हाई क्वांटिटी में हमारे फूड में प्रेजेंट हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स, इनको हमारी बॉडी जो है वो डायरेक्टली यूटिलाइज नहीं कर सकती। आप जानते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलके बनी है। सेल्स क्या है? लिविंग है, और बॉडी की हर एक सेल को न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है। हम जो फूड खाते हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, उन न्यूट्रिएंट्स का यूज़ हमारी बॉडी की हर एक सेल करती है, और इन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी की हर एक सेल तक पहुंचाने का काम ब्लड करता है। और इस ब्लड तभी पहुंचा पाएगा इनको जब ब्लड में ये न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होंगी। क्योंकि फूड में जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल प्रेजेंट हैं वो फूड के बड़े बड़े टुकड़े हैं, ये डायरेक्टली ब्लड में एब्जॉर्ब नहीं हो सकती, और ना ही हमारी बॉडी के सेल्स के द्वारा डायरेक्टली यूटिलाइज की जा सकती हैं। सो फूड के इन बायो मैक्रोमोलिक्यूल को छोटे छोटे सिंपल एब्जॉर्बेबल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट किया जाता है, और ये काम हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। सो एनसीईआरटी की नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स इन फूड कैन नॉट बी यूटिलाइज बाय आवर बॉडी इन देयर ओरिजिनल फॉर्म। ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में हमारी बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो सकते। सो दे हैव टू बी ब्रोकन डाउन एंड कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। सो इनको तोड़ा जाता है और कन्वर्ट किया जाता है सिंपल सब्सटेंसेस में। और कहाँ पे ये काम होता है? इन दी डाइजेस्टिव सिस्टम। ये प्रोसेस हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। सो डाइजेशन का डेफिनेशन क्या है? दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस टू सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म इज कॉल्ड डाइजेशन। कह सकते हैं कि वो प्रोसेस जिसमें फूड के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लाइक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट, इनको इनके सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, वही प्रोसेस क्या है? डाइजेशन है। और ये प्रोसेस हमारी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम में की जाती है। ठीक है? एंड डाइजेशन की प्रोसेस दो मेथड के थ्रू कंप्लीट होती है। पहली मेथड है मैकेनिकल मेथड एंड दूसरी मेथड है बायोकेमिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड हमारे टीथ के थ्रू परफॉर्म की जाती है, एंड बायोकेमिकल मेथड हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के डिफरेंट पार्ट में बनने वाले एंजाइम्स के थ्रू परफॉर्म की जाती है। फूड को मेस्टिकेट कर देते हैं, मीन्स टीथ फूड पे मैकेनिकल वर्क करते हैं। मैकेनिकल मेथड से फूड का डाइजेशन करते हैं। एंड जो अपनी बॉडी में बनने वाले केमिकल्स हैं, एक लिविंग बॉडी के अंदर जो केमिकल बनते हैं उन्हें बायोकेमिकल कहते हैं, लाइक एंजाइम्स, हार्मोन। ठीक है? सो हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में बनने वाले एंजाइम्स जब फूड का डाइजेशन करते हैं तो जिस मेथड से वो फूड का डाइजेशन करते हैं उसे कहते हैं बायोकेमिकल मेथड। सो क्लियरली हम कह सकते हैं कि डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो दो मेथड्स के द्वारा कंप्लीट की जाती है।
पहली मेथड है मैकेनिकल मेथड एंड सेकंड मेथड है बायोकेमिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड टीथ के थ्रू एंड बायोकेमिकल मेथड डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम्स के थ्रू कंप्लीट की जाती है। अब आगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो 2 पार्ट से मिलके बना है। पहली पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल एंड दूसरी पार्ट है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो चलिए हैं एलिमेंट्री कैनाल। ह्यूमन का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वो कंप्लीट टाइप का होता है। एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट टाइप का तब कहेंगे जब एलिमेंट्री कैनाल के पास 2 ओपनिंग हो, एंटीरियर ओपनिंग भी हो और पोस्टीरियर ओपनिंग भी हो। जैसे ह्यूमन के एलिमेंट्री कैनाल में एंटीरियर ओपनिंग होती है माउथ, आगे की तरफ जो ओपनिंग होती है माउथ, एंड पोस्टीरियर ओपनिंग मीन्स पीछे की तरफ जो ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनाल की वो होती है एनस। सो अपन कह सकते हैं ह्यूमन का जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कंप्लीट टाइप का एलिमेंट्री कैनाल है, बिकॉज ह्यूमन की एलिमेंट्री कैनाल में 2 ओपनिंग है। ठीक है, आगे एलिमेंट्री कैनाल का ये जो एंटीरियर ओपनिंग माउथ है वो आगे जाके बक्कल कैविटी में लीड करता है, और बक्कल कैविटी का ही दूसरा नाम है ओरल कैविटी। अब ओरल कैविटी के पास नंबर ऑफ टीथ होते हैं एंड एक मस्कुलर टंग होता है। अब ये टीथ जो होते हैं वो हर एक टीथ के लिए जॉ बोन में सॉकेट बने होते हैं। अपने पास 2 जॉ बोन हैं, ऊपर वाली जॉ बोन को कहा जाता है मैक्सिला और नीचे वाली जॉ बोन को कहा जाता है मैंडिबल। सो अपनी ऊपर वाली जॉ बोन में भी हर एक टीथ के लिए गड्ढे बने हुए हैं और नीचे वाली जॉ बोन में भी हर एक टीथ के लिए क्या बने हुए हैं, सॉकेट मीन्स गड्ढे बने हुए हैं, और टीथ जो हैं वो इन्हीं सॉकेट में अटैच होते हैं, एम्बेडेड होते हैं। टीथ के इस टाइप के अरेंजमेंट को थीकोडोंट अरेंजमेंट कहा जाता है। सो लाइन क्लियर कर लेते हैं रीड करके। ईच टूथ is embedded in a socket of jawbone. This type of attachment is called thecodont. हर एक टीथ जॉ बोन के सॉकेट में एम्बेडेड होता है और इस तरह के अटैचमेंट को थीकोडोंट अटैचमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट लाइन है मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग फॉर्म्स 2 सेट ऑफ teeth during their life. मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स जिसमें ह्यूमंस भी आते हैं उनमें लाइफ में टीथ के 2 सेट आते हैं। एक सेट जो पहले आता है उसे टेम्परेरी या मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ कहा जाता है। अब जब ये मिल्क टीथ या डेसिडुअस टीथ जब टूटते हैं तो इनको रिप्लेस करने के लिए फिर इनकी जगह पे टीथ का दूसरा सेट आता है जिसे परमानेंट टीथ कहा। क्लियर है कि मिल्क टीथ को रिप्लेस करने के लिए परमानेंट टीथ आती है। अब हमारी लाइफ में टीथ के 2 सेट आते हैं, मीन्स टीथ 2 बार आती है। सो इस कंडीशन को डायफाइडोंट कंडीशन कहा जाता है। एक एडल्ट ह्यूमन के पास 32 परमानेंट टीथ होते हैं। ठीक है, आगे टीथ के बारे में और डिस्कस करेंगे, उससे पहले एनसीईआरटी के इस डायग्राम को समझ लेते हैं। एनसीईआरटी के इस डायग्राम में डाइजेस्टिव सिस्टम के दोनों पार्ट एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड को रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे कि एलिमेंट्री कैनाल की एंटीरियर ओपनिंग मीन्स माउथ कहाँ ओपन करती है, ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी में ओपन करती है। बक्कल कैविटी आगे फेरिंग्स रीजन में ओपन करती है। फेरिंग्स
से फिर फूड आगे इसोफेगस में चला जाता है। देन इसोफेगस आगे जाके स्टमक में खुलती है। स्टमक स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है और ये स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम रीजन में ओपन करता है। ड्यूडेनम रीजन आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के सेकेंड पार्ट जेजुनम रीजन में ओपन करता है एंड जेजुनम स्मॉल इंटेस्टाइन के लास्ट पार्ट इलियम में ओपन करता है, जो कि हाईली कॉइल्ड पोर्शन होता है। इलियम आगे लार्ज इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट सीकम में ओपन करता है और सीकम आगे कोलन, और कोलन के 4 पार्ट होते हैं, असेंडिंग कोलन, ट्रांसवर्स कोलन, डिसेंडिंग कोलन एंड सिग्मोइड कोलन। कोलन आगे लार्ज इंटेस्टाइन के थर्ड पार्ट रेक्टम में ओपन करता है और रेक्टम में फीकल मटेरियल का स्टोरेज होता है और इन फीकल मटेरियल को बाद में एलिमेंट्री कैनाल की पोस्टीरियर ओपनिंग मीन्स एनस के थ्रू बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। क्लियर है? आगे है कि एक एडल्ट ह्यूमन के पास 32 परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक है, और ये 32 परमानेंट टीथ शेप के बेसिस पे 4 डिफरेंट शेप के मिलते हैं। और अगर टीथ डिफरेंट शेप के मिलते हैं तो इस तरह के डेंटिशन को हेटेरोडोंट डेंटिशन कहा जाता है। सो एनसीईआरटी की लाइन क्लियर है कि adult human has 32 permanent teeth which are of 4 different types. This condition is called heterodont dentition, जिनके नाम इस तरह से हैं। फर्स्ट है इंसिजर, सेकेंड है केनाइन, थर्ड है प्रीमोलर्स एंड लास्ट है मोलर्स। अब देखिए नेक्स्ट हम डेंटल फार्मूला को समझ लेते हैं। तो डेंटल फार्मूला क्या होता है? The arrangement of teeth in each half of the upper jaw and lower jaw in the order of incisor, canine, premolar is represented by dental formula. Dental formula क्या होता है? हाफ अपर जॉ एंड हाफ लोअर जॉ में टीथ का जो अरेंजमेंट होता है इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, इस ऑर्डर में, इसी को डेंटल फॉर्मूला कहा जाता है। ठीक है, हाफ अपर जॉ में टीथ का जो नंबर है एंड हाफ लोअर जॉ में टीथ का जो नंबर है, और कौन से ऑर्डर में? इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। यही डेंटल फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करता है। एक एडल्ट ह्यूमन का डेंटल फॉर्मूला आपको एनसीईआरटी में दिया गया है, कितना होता है? 21-23/21-23। देखिए क्लियरली डेंटल फार्मूला को समझिए। जैसे देखिए यहाँ पे 2 जॉ आपको दिखाई गई है, एक अपर जॉ और एक लोअर जॉ, और वहाँ पे टीथ का अरेंजमेंट भी आपको दिखाया गया है। ये जो पोर्शन है ये है हाफ अपर जॉ एंड ये जो पोर्शन है ये है हाफ लोअर जॉ, और हाफ अपर जॉ एंड हाफ लोअर जॉ में टीथ का जो अरेंजमेंट होता है उसी को डेंटल फार्मूला कहा जाता है। लेकिन वो ऑर्डर क्या होना चाहिए? इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर्स, इस ऑर्डर में होना चाहिए। ठीक है, सो देखिए डेंटल फार्मूला लिखा गया है। डेंटल फार्मूला इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ इन हाफ अपर जॉ एंड नंबर ऑफ टीथ इन हाफ लोअर जॉ। डेंटल फार्मूला किस ऑर्डर में होना चाहिए? इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर बटे इंसिजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, एक एडल्ट का डेंटल फार्मूला क्या होता है? 21-23/21-23, जिसमें इंसिजर का नंबर कितना है? 2, केनाइन का नंबर कितना है? 1, प्रीमोलर का नंबर कितना है? 2 एंड मोलर्स का नंबर है 3। ये हाफ अपर जॉ में है।
ये हाफ अपर जॉ में है एंड ये हाफ लोअर जॉ में सेम नंबर है। अब हाफ अपर जॉ में तो टीथ का नंबर कितना है आप गिन के देख लो, 2 1 3 2 5 5 3 8, 8 नंबर है हाफ अपर जॉ में एंड हाफ लोअर जॉ में भी टीथ का नंबर 8 है। सो कंप्लीट अगर आपको टीथ का नंबर निकालना है तो इसमें क्या कर दीजिए, 2 का इंटू कर दीजिए। जब 2 का इंटू कर दीजिएगा तो डेंटल फार्मूला फिर क्या आ जाएगा, डेंटल फार्मूला से फिर आपका नंबर ऑफ टीथ आ जाएंगे। ठीक है, 8 इंटू 2 इक्वल टू हो जाएगा 16/16। अब यहाँ पे 16/16 आपको डिवाइड नहीं करना है, इनके नंबर को जोड़ना है। 16 और 16 कितने हो जाएंगे, 32। मीन्स एक एडल्ट ह्यूमन के पास कितने टीथ होते हैं, 32 टीथ होते हैं। सो डेंटल फार्मूला में तो हम हाफ अपर जॉ एंड हाफ लोअर जॉ को लेंगे, लेकिन उसमें 2 का इंटू करके हम कंप्लीट टीथ का नंबर निकाल सकते हैं। क्लियरली। अब आगे बढ़ते हैं। द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ द टीथ मेड अप ऑफ इनेमल। टीथ की जो हार्ड च्यूइंग सरफेस है, जहाँ पे फूड को चबाया जाता है, वो एक सब्सटेंस की बनी होती है जिसे इनेमल कहते हैं। ठीक है, और ये इनेमल फूड के मेस्टिकेशन में हेल्प करता है। सो लाइन क्लियर है। द हार्ड च्यूइंग सरफेस ऑफ टीथ मेड अप ऑफ इनेमल हेल्प्स इन द मेस्टिकेशन ऑफ फूड। अब ओरल कैविटी में जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर मिलती है वो है टंग। तो टंग के बारे में पढ़ लेते हैं। टंग इज ए फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन। टंग एक फ्रीली मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है, पूरी तरह से मसल्स की बनी हुई एक ऑर्गन है जो कि आगे की तरफ से फ्री है बट पीछे की तरफ से एक बोन के थ्रू अटैच होती है और उस बोन को कहते हैं हायोइड बोन। अब ये जो टंग है वो ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी की फ्लोर से एक स्ट्रक्चर के थ्रू अटैच होती है और उस स्ट्रक्चर का नाम होता है फ्रेन्यूलम। क्या होता है, फ्रेन्यूलम। सो क्लियर है। टंग अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ ओरल कैविटी बाय फ्रेन्यूलम। ये फ्रेन्यूलम के थ्रू ओरल कैविटी के फ्लोर से अटैच होती है। अब इस टंग के द अपर सरफेस ऑफ द टंग हैज स्मॉल प्रोजेक्शंस कॉल्ड पेपिलाई। टंग की ऊपरी सरफेस पे बहुत सारी स्मॉल प्रोजेक्शन मिलती हैं जिनको पेपिलाई कहते हैं। टंग के ऊपर, ह्यूमन टंग के ऊपर 4 तरह की पेपिलाई मिलती हैं और इन पेपिलाई के अंदर टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होते हैं। टेस्ट बर्ड का एक और नाम होता है गस्टेटो रिसेप्टर्स। ठीक है, आगे ओरल कैविटी आगे जाके शॉर्ट फेरिंग्स में ओपन करती है। द ओरल कैविटी लीड्स into a short pharynx which serve as a common passage for food and air। pharynx food and air के लिए common passage होता है। मीन्स pharynx वो रीजन है जहाँ पे फूड पाइप भी प्रेजेंट होती है और विंड पाइप भी प्रेजेंट होती है। क्या क्या प्रेजेंट होती है यहाँ पे, फूड पाइप ईसोफेगस को कहते हैं एंड विंड पाइप ट्रैकिया को कहते हैं, और ये दोनों पाइप प्रेजेंट होती हैं फेरिंग्स रीजन में। जो फूड पाइप है उसमें तो ओरल कैविटी से जो फूड आ रहा है वो एंटर करेगा और विंड पाइप में नेजल कैविटी के थ्रू जो एयर आ रही है वो एंटर करेगी। जब अपन खाना खाते हैं तो उस टाइम पे हमारी जो विंड पाइप है वो एक कार्टिलेज के बने हुए ढक्कन से प्रिवेंट रहती है, ढकी रहती है,
और उस ढक्कन का नाम होता है इपीग्लॉटिस। सो नेक्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं। ए कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड इपीग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू ग्लॉटिस। ग्लॉटिस क्या है यहाँ पे? ग्लॉटिस विंड पाइप की ओपनिंग को कहते हैं। ट्रैकिया की ओपनिंग को, विंड पाइप की ओपनिंग को ग्लॉटिस कहते हैं। और ये जो ग्लॉटिस है ये एक ढक्कन के थ्रू ढका रहता है जब हम खाना खाते हैं उस टाइम पे, और उस ढक्कन का नाम है इपीग्लॉटिस। और ये फूड की एंट्री को ट्रैकिया में जाने से रोकता है। ठीक है, सो लाइन क्लियर है। ए कार्टिलेजिनस फ्लैप कॉल्ड इपीग्लॉटिस प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द ग्लॉटिस, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप ड्यूरिंग swallowing। जब हम फूड को निगलते हैं उस टाइम पे ये ओपनिंग ऑफ विंड पाइप को ढक करके रखता है। आगे है ईसोफेगस के बारे में पढ़ते हैं। द ईसोफेगस इज ए थिन लॉन्ग ट्यूब। ईसोफेगस एक पतली सी लॉन्ग ट्यूब है जिसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये एक्सटेंड करता है पोस्टीरियरली थ्रू द नेक, थोरैक्स एंड डायफ्राम। ये किसको किसको क्रॉस करता है? ये आपकी नेक रीजन को क्रॉस करता है, थोरैक्स रीजन को क्रॉस करता है एंड डायफ्राम को क्रॉस करते हुए ये आगे चल के एक जे शेप के बैग लाइक स्ट्रक्चर में खुलता है, और उस बैग लाइक स्ट्रक्चर का नाम है स्टमक। क्या नाम है? स्टमक। सो लाइन क्लियर है। Esophagus extend posteriorly passing through the neck, thorax and diaphragm and lead to a J-shaped bag-like structure called stomach। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा स्टमक है, लेकिन उससे पहले हम एनसीईआरटी में दिए गए इस डायग्राम को समझ लेते हैं। ये डायग्राम ह्यूमन टीथ के अरेंजमेंट को दिखाया गया है। इसमें ह्यूमन टीथ को रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए यहाँ पे जॉ बोन में हर टीथ के लिए क्या बने हुए हैं? सॉकेट बने हुए हैं, है ना। आगे देखिए यहाँ पे 1 और 2 नंबर के जो टीथ हैं वो हैं हमारे इंसिजर। 3 नंबर का जो टीथ है वो है केनाइन। 4, 5, 6 नंबर के जो टीथ हैं वो हैं प्रीमोलर एंड 6, 7, 8 नंबर के जो टीथ हैं, जो 3 टीथ हैं वो हैं मोलर्स। अब अगर आप ध्यान से इस डायग्राम में देखिएगा तो आप देख सकते हैं कि जो इंसिजर होते हैं उनके पास 1 रूट होता है, केनाइन के पास भी 1 रूट होता है, प्रीमोलर के पास 1 या 2 रूट हो सकते हैं, एंड जो मोलर्स होते हैं उनके पास 2 या 3 रूट्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब आगे हमारा स्टमक है। तो स्टमक क्या है? स्टमक एक जे शेप बैग लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन स्टमक जे शेप का तभी दिखाई देता है जब स्टमक एम्प्टी होता है, मीन्स स्टमक खाली होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट लाइन क्या है स्टमक के बारे में? जब ईसोफेगस स्टमक में ओपन करता है तो इसकी ओपनिंग के पास एक मसल्स का बना हुआ स्फिंक्टर होता है जो कि ईसोफेगस की ओपनिंग को स्टमक में रेगुलेट करता है। मीन्स आप समझ सकते हैं कि ईसोफेगस के थ्रू जो फूड स्टमक में लाया जाता है वो फूड वापस ईसोफेगस में ना जा पाए, इसलिए ईसोफेगस और स्टमक के बीच में एक मसल्स की बनी हुई स्फिंक्टर होती है, और इस स्फिंक्टर का नाम होता है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। इस स्फिंक्टर का एक और नाम भी होता है जिससे कहते हैं कार्डियक स्फिंक्टर। तो ईसोफेगस एंड स्टमक के बीच में जो स्फिंक्टर मिलता है उसका नाम है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर या कार्डियक स्फिंक्टर।